चले जनाब, नेक्स्ट प्रोसेस उसका देख लेते हैं। अब इसी की उसने जो दो टर्म हमने आगे पीछे बात की है ना, इसकी दो मेथड उसने हमें जो बताए थे परगेशन के, पहला लाइक क्यूर्स लाइक एंड अनलाइक क्यूर्स। लाइक क्यूर्स वही होता है इलाज करना, पहले में आ जाए जनाब। लाइकिंग की तरफ वो आ गया है कि एक जैसे की कैसे होती है। कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं और वो वजाहत भी करते हैं मेडिकल सेंस में कैथारसिस की, वो कहते हैं कि ठीक कह रहे हैं आप, ये प्रोसेस परगेशन करवा देता है और लाइट ऑफ द होम्योपैथिक। होम्योपैथिक वो इलाज होता है जो बड़ा आराम से स्लोली इलाज करता है, छोटे मिकदार में दवाई दी जाती है और उसका यानी कोई इफेक्ट नहीं होता। होम्योपैथिक डॉक्टर्स की तरह से इलाज करता है। इन विच लिटिल सब्सटेंस ऑफ समथिंग ऑफ द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर इज इन ड्रामा क्यूर्स द बॉडी। इनमें छोटा सा बैलेंस दिया जाता है, छोटी सी चीज दे दी जाती है, छोटी सी मेडिसिन दे दी जाती है, जरा सा धचका दे दिया जाता है आपकी फीलिंग्स पिटी और फियर को जो भी ड्रामा के अंदर आती है, यानी थोड़ी सी वो परगेशन करने के लिए। अब उससे क्यूर्स क्या हो जाती है, बॉडी के अंदर से जो एक्सेस होते हैं ना वो निकल जाते हैं, यानी आंसू भी थोड़े से हमारे लिए सेहत का बाइस बनते हैं बाजुका। क्रिटिक्स का ये कहना है। फीलिंग पिटी एंड फियर में असल में जिंदगी में क्या है जनाब, इज अ केस, एक ऐसा मामला है लाइकिंग क्यूरिंग लाइक, इसको अंडरलाइन करिएगा, लाइकिंग क्यूरिंग लाइक का ही मामला है। अब इस पैसेज के अंदर इन द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जो उसकी बुक थी ना उसके अंदर उसने हमें ये टर्म बताई है, लाइक क्यूरिंग लाइक। हालांकि कैथारसिस का उसने हमें पॉलिटिक्स में कुछ नहीं बताया, बता जाना है आपने उसे कि पॉलिटिक्स की रूह से ये क्रिटिक्स ने अंदाजा लगाया। एक्सप्लेन करते हैं दिस इफेक्ट इस तासुर को। वेयर द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक, अब म्यूजिक देख ले, ऑन द सेम मॉर्बिड स्टेट्स ऑफ माइंड आर हेल्दी। मॉर्बिड आपको बताए थे मरीजाना जहन, कुछ ऐसा जहन होता है जो वो कुछ नहीं समझता लेकिन वो बाजू का ढोल की थाप तो समझते हैं, वो धमाल समझते हैं, वो धम धम मस्त कलंदर ये समझते हैं। तो वो जो मरीजाना किस्म की हालतें होती हैं ना, वो दिमाग के बारे में वो भी हेल्दी हो जाती हैं अगर उनपे म्यूजिक का इफेक्ट मुनासिब दिया जाए। ये नहीं हर वक्त के म्यूजिक लगा जाए, मुनासिब इलाज, होम्योपैथिक इलाज करना है। एरिस्टोटल कहते हैं कि ये जो डार्क बोल्ड वर्ड्स होते हैं ना ये भी आपने निकालने होते हैं। द इमोशंस शुड नॉट बी रिप्रेस्ड, कहते हैं हमारे जज्बात को दबाया नहीं जाना चाहिए। ये ना हो कि उनको सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड कर दिया जाए और वो अंदर ही हमारे हो आग लगी रहे, नहीं, मस्ट बी अलाउड टू आउटलेट। ये एरिस्टोटल की इतनी सी कोटेशन बनती है आपकी, ठीक है, उनको बाहर निकलना चाहिए। सो द मेंटल इक्विलिब्रियम, अब हमारे दिमाग में तवाजन कायम होगा और मेंटेन करेगा हमारे अंदर, हमारा एक इक्विलिब्रियम होता है, तवाजन आ जाएगा और वो बरकरारी रखेगी हमारे मेंटल लेवल की। पोइटिक्स में देखते हैं एरिस्टोटल ने रेफर किया है क्यूरिंग ऑफ रिलीजियस फ्रंजे, हमें जो दिमागी तौर पर जो हो जाते हैं ना जुनून सा, मजहबी जुनून सवार हो जाता है। फ्रंजे होता है एक आर्जी जुनून, हमें मजहबी जुनून सा चढ़ जाता है ना, तो वो कहता है कि इसको आप उतारे कैथारसिस के जरिए। अक्सर ऐसी वो हो जाती है ना जो बातें होती हैं जो हमें रुला देती हैं, जो हमें आर्जी जुनून में मुब्तला कर देती हैं, इसने कहा कि उसके जरिए आपका कैथारसिस करवाना ट्रेजेडी में बहुत जरूरी है। अब प्लेटो क्या कहता है, यहाँ पर प्लेटो की और इसकी थोड़ी डिफरेंट है। इसने क्या कहा है, याद रखिएगा, अंडरलाइन करिएगा इसको, रिप्रेस्ड करने हैं, वो करेगा सप्रेस्ड करो, दबाओ। अब वो कहता है अ क्राइंग चाइल्ड इज अ रॉक्ड टू स्लीप बाय सिंगिंग अ सॉन्ग, एक रोते हुए बच्चे को देखो क्या वो मजबूत लगता है टू स्लीप के वो सो जाएगा, उसको एक लोरी सुना दो और वो रोता हुआ बच्चा सो जाएगा। द आउटवर्ड, दुनिया की जो चीजें हैं, रेस्टलेसनेस है, वो क्या है, बैरूनी चीजें तो उसके लिए बेचैनी का बायस बनती हैं। बेचैनी का बायस क्या मतलब है, किसके लिए, बच्चे के लिए। अलेज और क्योर, अलेज होता है किसी चीज से ना, जैसे होते हैं ना प्यास बुझा देना, हमारी अंदर की तलब खत्म कर देना, क्योर हमारा इलाज कर देना। इनवर्ड रेस्टलेसनेस, जो हमारे अंदर बेचैनी फैली हुई है, आउटवर्ड रेस्टलेस, इनवर्ड लेस, इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेस्टलेसनेस है, क्या उसका इलाज है, क्या उसकी क्योर है। एंड ब्रिंगिंग अबाउट काम, क्या हमें सुकून मिल जाएगा। प्लेटो की अपनी थ्योरी है ना, प्लेटो कह रहा है कि एक रोते बच्चे को तुम अगर सुनाना चाहते हो तो क्या उसे गाने दोगे, क्योंकि उसने ऊपर म्यूजिक की बात की है ना कि म्यूजिक भी थोड़ा सा हो जाए तो रिलीजियस फ्रेंड्स जो है ना वो काम हो जाता है। इसलिए उसने कहा बच्चे को लोरी सुनाओगे कि वो भी काम हो जाए, वो भी स्कूल में आ जाए। पिटी एंड फियर आर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, कहते थे तो तुम आर्टिफिशियली नकली प्रोड्यूस कर रही हो, इन ट्रेजेडी के अंदर तुम आर्टिफिशियल दे रही हो पिटी एंड फियर को। एंड दे एक्सपेल द एक्सेस ऑफ दिस इमोशन,
इमोशंस लाइंग इन अस, और वो एक्सपेल कर देते हैं। एक्सपेल क्या कर देते हैं, वो निकाल देते हैं किनको, हमारे अंदर मौजूद इमोशंस को, अकॉर्डिंग टू द स्टेज, अकॉर्डिंग टू दैम। अब स्टेज क्यों बात करने लगा है, उसके मुताबिक, इन दोनों के मुताबिक स्टेज में क्या है जनाब, प्रोवाइड्स करता है हार्मलेस, बगैर किसी भी नुकसान के एंड प्लेजरेबल आउटलेट। वो हमें क्या देता है, बगैर नुकसान के एक मुनासिब आउटलेट दे देता है फॉर इंस्टेंट, जो हमारी अपनी फितरत के मुताबिक होता है। हमें एक हार्मलेस, ये लफ्ज याद रखें, और प्लेजरेबल आउटलेट मिलता है स्टेज पर। स्टेज पे जब ट्रेजेडी परफॉर्म होती है तो हमें ये दोनों चीजें मिल जाती है, हमारे इंस्टेंट के लिए होती हैं, एंड डिमांड सेटिस्फेक्शन, और फिर हमें वहां से सुकून मिल जाता है, which can be indulged in drama more fearlessly than in our real life। अब इसको क्या होना है जनाब, ये ड्रामा के अंदर मजीद आ जाएगा। किस तरह आ जाएगा, मजीद उसमें हमने यानी दाखिल करना है, किसकी थ्योरी के मुताबिक दाखिल करना है, प्लेटो की थ्योरी के मुताबिक दाखिल करना है। उसने कहा जब ये सारा कुछ हो जाएगा ना, तो ये सारा इंडल्ज हो जाएगा, मुलव्वस हो जाएगा, ड्रामे के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, और क्या करेंगी, डिमांड सेटिस्फैक्शन, हमें देंगी सुकून, मोर फियरलेसली, बहुत ज्यादा सुकून से, देन इन अ रियल लाइफ। रियल लाइफ में अब प्लेजरेबल काम, अगर हमें एक मुनासिब खुशगवार किस्म का सुकून मिल जाएगा, फॉलोज इट, तो वो ले जाएगा इसको, विद द पेशन इज स्पेंट, उस जज्बे को, जिस जज्बे को गुजारा जा रहा है। दस एन इमोशन, अगर एक जज्बा हो जाए, क्यूर इज फेल्ट बाय द स्पेक्टेटर, तुम कहते हो कि मुझे जज्बात हैं, तुमने इलाज करना है अपने देखने वालों का, कैसे इलाज करोगे अपने देखने वालों का, यानी इसका मतलब है कि वो डिफरेंट है, तुम डिफरेंट हो, तुम इस थ्योरी के जरिए उनका इलाज कैसे कर पाओगे। फ्रीड की थ्योरी देख लेते हैं। वो कहता है जनाब, ये इस बंदे का नाम भी निकाल के रखें, इसने कहा कि साइकोलॉजिकल क्यूर हो जाता है, यानी जो वही बात भी तो अरिस्टोटल ने भी वही किया ना, कि हम साइकोलॉजिकल क्यूर कर रहे हैं। वैसे प्लेटो ने भी बात वही किया कि बच्चे को भी रुलाते हुए कोई लोरी को सुनाओगे तो उसका साइकोलॉजिकल क्यूर हो ही जाता है, और न्यूरेसिस हो जाएंगे। हमारे जो न्यूरेटिक होते हैं ना, कुछ जो दिमागी लोग होते हैं, दिमागी प्रॉब्लम्स में होते हैं, ज़हनी बीमारी का शिकार होते हैं, इसके बारे में उसने कहा कि उनको भी तो सुकून मिल जाएगा ना। ये अब इसने फ्रूड ने क्या कहा है, साइकोलॉजिकल क्यूर, इसको फ्रूड के साथ प्लस करके रखें, इसकी थ्योरी इधर जा रही है। अब इसने कहा कि इसी तरह ही है। फिर वो कहता है न्यूरेटिक कैन बी क्यूर्ड, एक दिमागी मरीज, न्यूरेटिक कहते हैं ना हेडा को, हेडा को न्यूरोटिक का सवाल भी आता है, वो भी उसका भी इलाज किया जाता है व्हेन ही इज मेड द रिकॉल हिज पेन्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। अगर उसको उसके चाइल्डहुड की कोई बात याद करवा दो तो वो शायद उसको भी सुकून मिल जाए, उसमें भी पीटी एंड फेयर आ जाए। लाइकिंग की बात ही कर रहा है ना, एक जैसे के साथ। अब अनलाइक को देखती हैं, अनलाइक, अच्छा देखिए यहाँ अनलाइक लिखा हुआ है, पीछे लाइक लिखा हुआ था, अनलाइक क्यूरिंग द अनलाइक, ठीक है, याद रखिएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा जो पीछे या फिर। अब नियो क्लासिकल कौन थे, सिडनी था हमारा नियो क्लासिकल पीरियड का बंदा, ठीक है, उसने मेडिकल इंटरप्रिटेशन दी, लेकिन यहाँ पर सिडनी का शायद जिक्र आता है कि नहीं आता, हाँ याद नहीं अभी मुझे। अच्छा जनाब आगे देख लेते हैं। नियो क्लासिकल में वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि सिडनी आपका उधर का है। मेडिकल इंटरप्रिटेशन में देखता है और बताता है हमें कि जनाब ये एलोपैथिक हो जाती है, वो क्या थी, होम्योपैथिक थी, ठीक है। अब इसमें उसने क्या दिया, एलोपैथिक होता है डॉक्टरी इलाज, और होम्योपैथिक भी डॉक्टरी होता है, लेकिन होम्योपैथिक वाले जरा लेस शार्प मेडिसिन देते हैं, एलोपैथिक वाले जल्दी जल्दी इलाज करते हैं, दूसरी मेडिसिन देते हैं। इनकी ट्रीटमेंट क्या होती है, अनलाइक क्यूर्स द अनलाइक, डॉक्टर के जैसे हम नहीं होते, लेकिन डॉक्टर हमें वो इलाज की दवाई दे देता है। हम डॉक्टर नहीं होते, लेकिन डॉक्टर हमें इलाज के लिए देता है पैसे, पैसे कह रही हूँ, दवाइयां देता है ना डॉक्टर हमें इलाज के लिए, तो ये अनलाइक क्यूर्स द अनलाइक कह रहा है। अब यहाँ पे रोजिंग पीटी फिर हो जाती है, और वो क्या करती है, परगेशन भी लेके आ जाती है, और उस परगेशन के जरिए जनाब हम क्या करते हैं, एवोकेशन कर देते हैं, एवोकेशन करते हैं, निकाल देते हैं अनलाइक इमोशन, उन इमोशन को जो हमें नहीं पसंद। और वो इमोशन कौन से हैं, जैसे एंगर और प्राइड, इसको अंडरलाइन करें, गुस्सा और गरूर, इसको हम निकालते हैं। द साइड ऑफ द इंसिडेंट्स अरोज्ड, इस वजह से क्या अरोज होता है, पीटी एंड फिर अरोज हो जाती है स्पेक्टेटर के अंदर, और वो पर्ज कर देते हैं ऑफ दोज इमोशंस, उन इमोशंस के साथ वो अपना इनखला करते हैं, इनकास करते हैं, विस्कास्ट द इंसिडेंट, जो इस इंसिडेंट की वजह बनते हैं, और सफरिंग इन द ट्रेजेडी, और ट्रेजेडी में सफर करने वाले भी होते हैं, ठीक है। अनलाइक क्यूर्स द अनलाइक इज इक्वल टू अबाउट एलियोपैथिक्स, इसको निकाल के रखें।
आप ना इनकी ना डायग्राम्स बनाए छोटे छोटे से, तो आपको बड़ी जल्दी याद हो जाएंगे। इफ द सफरिंग इज द प्लेइंग, अगर जो प्ले में सफरिंग दिखाई जा रही है उसकी वजह जो है ना एंगर है, गुस्सा है या गुरूर है, तो स्पेक्टेटर क्यूर्स करेंगे ऑफ दोज इमोशंस को। हमने देखा था कि हम बात देखते थे इडिपस को, तब कहते थे कितना गुरूर है इसमें, कितनी अकड़ की बात करता है ये, सफरिंग कितनी है इसके अंदर, ठीक है। सम क्रिटिक्स कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजिकल जो है ना एक्सप्लेनेशन दे दे इस टर्म की, कैथारसिस की। हर्बर्ट रेड, इसकी अंडरलाइन करें इस बंदे को, कंसिडर कर रहे हैं जनाब, इन द लाइट ऑफ द सेफ्टी वेलब। अब इस बंदे ने जनाब दिया है, वेलब होता है एक बहाव वाला आला, एक ऐसा आला जिससे बहाव दिया जाता है। वो सोचता है कि ट्रेजेडी के अंदर जो प्रोवाइड्स किया जा रही है ना, फ्री आउट लाइट टू इमोशंस, पिटी एंड फियर, इनको एक आला दें, इनको एक बहाव का, यानी वो इनकास यही ना हो कि फवारे की तरह इधर 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 जाता फिरे, एक सतह में जाए, एक फ्लो में जाए। इमोशन, पिटी एंड फियर को वो कहता है इस तरह से वो। और रिजल्ट इसका क्या है जनाब, फीलिंग ऑफ इमोशंस रिलीफ, फिर हमें जज्बाती सुकून मिल जाएगा। रिलीफ को अंडरलाइन करें क्वाइट क्लोजली, कितना करीब होगा रिलेटेड टू द परगेशन थ्योरी, और ये परगेशन थ्योरी के ही करीब है। हार्बर्ट ने ये थ्योरी दी, ठीक है। फ्री आउटलेट उसने कहा, रिलीफ उसने कहा, और इसके साथ उसने जनाब ये सेफ्टी वेलब, इसको अंडरलाइन करें। उसने कहा कि ये बड़ा सेफ्टी वेलब है, अगर हम इसको एक ऐसा आला दें जिस आले के थ्रू जो बहाव है ना वो बिल्कुल ठीक तरीके से जाए, ठीक है। रिचर्ड के पास चले जाते हैं। अच्छा, रिचर्ड की थ्योरी कितनी है, सेकंड है, मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं आपको दोबारा भेजूंगी लिंक। रिचर्ड ने क्या कहा जनाब, पुट्स फॉरवर्ड एन इंजीनियस थ्योरी। अब वो आगे लेके जाता है और हमें और थ्योरी दिखाता है और उसकी डेप्थ में जाता है, और जाके कहता है कि द इमोशन एंड पिटी, ये जो है ना एन इम्पल्स एडवांस है, ये पिटी एंड के जो जज्बात है ना ये इम्पल्स है। इम्पल्स क्या है, इनमें तसलसल है, ये बड़ी जल्दी जल्दी आते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी जाते हैं, एडवांस में पहले से ही आए होते हैं। और ये जो होप होता है ना, एक इम्पल्स है जिससे हम हथियार डाल देते हैं, होप से हम क्या करते हैं, विदड्रॉ कर देते हैं। ट्रेजेडी के अंदर ये दोनों चीजें पाई जाती हैं और ब्लेंड है इन दोनों चीजों का, हार्मोनाइज्ड है, इनटू बैलेंस्ड, और दोनों बड़े तवाजन के साथ पाई जाती हैं, दोनों का बड़ा हम रवैया है। इमोशनल जो एक्सीस होता है ना, अगर वो ज्यादा हो जाएगा, ब्रॉड टू द बैलेंस, तो उसे आपने मुनासिब करना है, बैलेंस आपने लेके आना है। इमोशनल एक्सेस इज इक्वल टू बैलेंस, ये लिखे। हाउएवर जो थ्योरी जो होती है ना जनाब, वो होल्ड करती है गुड को ओनली फ्रॉम द इमोशंस, पिटी एंड फियर। किसी भी थ्योरी को आपने देखा, पिटी एंड फियर पे देखेंगे तो आपको अच्छे होल्डर मिल जाएंगे, यानी आपका काबू अच्छा पाया जाएगा इसके ऊपर। अब ये रिस्ट्रिक्ट्स क्या करते हैं, इसका रिस्ट्रिक्ट होता है रोकना। ये किससे हमें रोकता है, द रेंज ऑफ ट्रेजिक इमोशंस के, ट्रेजिक इमोशंस के अंदर कितनी रेंज है उसके। ट्रेजिक इमोशन के अंदर अगर ज्यादा रेंज है तो आपने सिर्फ टिल पिटी एंड फियर तक ही अपने आप को रखना है, आगे ज्यादा नहीं बढ़ के जाना। जितना उसने कहा उतनी पर ही रखना है, इसके अंदर हॉरर नहीं लेके आना, इसके अंदर और चीजें नहीं लेके आना जैसे वो दूसरी चीजें लेके आ रहा था। अब उसने इंपॉर्टेंट थ्योरी का इंटरप्रिटेशन हमें कैथारसिस के बताया है, इथिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कैथारसिस, इसको अंडरलाइन करें। ये अखलाक को साफ कर रहा है ना, हमारे इथिकल अखलाकी होते हैं। अब इथिकल इंटरप्रिटेशन के लिहाज से वो कह रहा है कि जो ट्रेजिक प्रोसेस चल रहा है, इसका क्या मतलब है कि जैसे लस्ट्रेशन हमारी सोल में आ जाती है, सोल में एक हवस आ जाती है, रूह में लालच सी आ जाती है, और उसके नतीजे में क्या होते हैं, मोर फिलोसॉफिकल हमें एटीट्यूड्स मिलते हैं लाइफ के अंदर, और हमें बहुत सफर करना पड़ जाता है अगर हमारी रूह लालची हो जाती है तो। स्पेक्टेटर देखते हैं इसको लार्जनेस में ऑफ सफरिंग के, हम कितनी ज्यादा सफरिंग में पड़े हुए हैं, एंड डिजास्टर देखते हैं, रिस्पेंडेड करते हैं स्टेज के ऊपर, और फिर कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है जनाब, उसके नतीजे में ही रियलाइजेस, वो फिर सोचते हैं हिज पर्सनल इमोशंस, अपने जाती इमोशंस को आर सिग्निफिकेंट, फिर उसको देखते हैं कि जनाब इनसिग्निफिकेंट, कि ये बिल्कुल उसके जैसे ही है, उसकी जैसे ही अहमियत के हामिल है, और हमारे सामने ये जो हीरो मसाइब में मुब्तला है वो भी हमारे जैसा इंसान है। और फिर वो लेके आते हैं हिम टू अ बैलेंस्ड व्यू, फिर हमने अपने सामने एक तवाजन लेके आते हैं अपने व्यूज के अंदर, चीजों के अंदर। आदमी देखता है अपने आप को एक बड़े तनासुब के साथ, वो लार्ज डिजाइन उसका देखता है ऑफ द यूनिवर्स, जो कि इस यूनिवर्स में इसका है। अब दूसरा ग्रुप जो है ना क्रिटिक्स का, वो क्या कहता है, वो कहता है जो इफेक्ट जो है ना, हार्डर इज टू हार्डर, बड़ा मुश्किल है, और टेम्पर, इसके ऊपर हम अपना गुस्सा काबू करें, मुश्किल है इमोशंस के अंदर। वो प्राइड और एंगर की बात की ना, एंगर को ही उसने टेम्पर्ड का नाम दे दिया और प्राइड को हार्डन का नाम दे दिया। जस्ट एज सोल्जर देखते हैं ना, जैसे 100 अगेंस्ट डेथ आफ्टर सेइंग, सोल्जर अपने गिर्द गिर्द काफी लोगों को मरा हुआ देखते हैं जब वहां पर जंग का वक्त होता है, कांस्टेंट कांटेक्ट उनका रहता है उन चीजों के साथ, यानी
ढीठ बन जाते हैं। और ट्रेजेडी के स्टेज के ऊपर अगर हार्डन्स आती जाती हैं ऐसे ही, जैसे पिटी एंड फेयर है, जैसे हमारी हकीकी जिंदगी में आती हैं, तो ये आइडिया अनडाउटेडली बहुत, कहता है मुझे बिला शक व शुबे से बालातर, आ बिट फॉर फेच्ड, ये बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, अरिस्टोटल की इस आइडिया को वो नहीं मानता ना, वो कहता है कि ये फॉर फेच्ड है जनाब, नाकाबिले एतबार है ये मेरे लिए, और टोटली अब्सर्ड है, टोटली अब्सर्ड है। दूसरे क्रिटिक्स नहीं मानते, वो कहती हैं अगर आप ऐसे रुला धुला के ऑडियंस को घर भेजते रहोगे, घर भेजते रहोगे, आखिर में वो ढीठ ही हो जाएंगे, वो कहेंगे दफा मारो, ये तो इनका रोज का काम है, रोजाना ये होता है, हमारे जो इमोशंस है, परगेशंस है, वो तो हो नहीं रहे। दूसरे मीनिंग्स की तरफ चले जाते हैं। दूसरे मीनिंग्स जो है ना प्यूरिफिकेशन के हैं, और क्रिटिक्स ने इसकी भी बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशंस दी हैं, और क्रिटिक्स ये भी कहते हैं और कुछ एग्री भी हैं इस इंटरप्रिटेशन के साथ कि ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ये भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है प्यूरिफिकेशन, ठीक है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, उसी की बात कर रहे थे, रिजेक्ट कर देते हैं बाकियों को। मिसाल के तौर पर वो इसे क्या कहते हैं, ये अब उन्होंने इसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के तहत बताया। हैम्फ्रे हाउस, हैम्फ्रे हाउस हमारे एक और क्रिटिक्स है, ये क्या कह रही है, एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट कैथारसिस वाज नॉट ए मेडिकल टर्म, अरे मैं नहीं मानता ये डॉक्टरी टर्म है। वो क्या इंटरप्रेट कर रही है, वो तो एक वर्ड की हमें तशरीह करके बता रहे हैं मॉरल कंडीशनिंग के हिसाब से, कि जनाब अखलाकियात के हिसाब से, इस कैफियत से इसे देखो। और स्पेक्टेटर तो गुजरते हैं इस हालत में, जो वो देख रहे होते हैं, वो कमेंट करते हैं परगेशन का मतलब है काइंड ऑफ अ क्लीनिजिंग। इसने कहा, इस बंदे ने, हैम्फ्रे को याद रखिएगा, इसने कहा कि ये काइंड ऑफ क्लीनिजिंग है, ये सफाई दे रही है, और सफाई दे रही है क्वांटिटेटिव एक्शंस के। इसमें क्या है जनाब, हमारे पास एक मुनासिब तादाद में आ रहे हैं जिन इमोशंस को हमने निकालना है, ठीक है। और क्वालिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, देखो क्वालिटी में होती है मेयार, और क्वांटिटेटिव में होती है मिकदार, मिकदार और मेयार। वो कहता है मिकदार को तो बढ़ा दिया जाता है, और जो हमारी मेयार है उसको तब्दील कर दिया जाता है किसी भी शख्स के अंदर। और रिस्टोरेशन जो करवाई जा रही है, जो जनाब हमारे अंदर ये सारी चीजों का तवाजन रखा जा रहा था, इनकी बहाली करवाई जा रही थी, प्रॉपर इक्विलिब्रियम ऑफ इमोशंस के जरिए करवानी थी। इस बंदे ने इसको कहा मॉरल कनेक्टिंग, मॉरल कंडीशनिंग, मॉरल कंडीशनिंग के साथ काइंड ऑफ क्लीनिजिंग, और क्लीनिजिंग के साथ इसने ये भी बता दिया क्वांटिटेटिव एवक्शंस और क्वालिटेटिव चेंज। आगे इसने यही बता दिया कि ट्रेजेडी तो पिटी फिर वो भारती है, ठीक है जनाब, और ये हमारे एडिक्वेट करती है, एजुकेट होता है काफी मुतहर्रक हो जाना, ये हमें मुतहर्रक कर देती है, स्टिमुलल कर देती है, स्टिमुल भी हमारे आ जाता है कि जैसे काफी मुतहर्रक कर देना, बहुत ज्यादा डायनामिक कर देना, और फिर काबू कर लेती है देम, इनके ऊपर बाय डायरेक्टली, लोगों को डायरेक्टली काबू कर लिया जाता है। और द राइट ऑब्जेक्ट्स, समझा जाता है भाई सही तरीका है, राइट तरीका है, राइट चीज है, पीपल्स हमारे पास बैठे हुए ऑडियंस के इमोशंस को प्री ऑक्युपाइड कर लिया जाता है ना, एंड एक्सरसाइजेस देम विद इन लिमिट्स ऑफ द प्ले, और फिर उन्हें प्ले की लिमिट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। कैथारसिस के नतीजे में जनाब हमारे जो इमोशनल्स होते हैं ना, वो हेल्थ में आ जाते हैं, और कैथारसिस के मॉरल कंडीशनिंग्स भी होती हैं, और प्यूरिफिकेशन के अंदर एक्सेस अगर दे दी जाती है, डिफेक्ट ऑफ अवर इमोशंस, इसको अंडरलाइन करें, अगर हम प्यूरिफिकेशन की ज्यादा कर देंगे मिकदार, तो वो हमारे इमोशन को खराब कर देगी, यानी आप ढीठ बन जाएंगे, आप रो रो के तंग आ जाएंगे। ये लाइन निकाल के रखें। इमोशनल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हमें तवाजन चाहिए, इस वर्ड को निकाल के रखें, और इसकी बहाली भी चाहिए। अब हैम्फ्रे ने ये सारी थ्योरी दिया कि इतना ज्यादा नहीं रुलाना है। एरिस्टोटल ने जनाब जो उसका डॉक्टराइन था, वो मेक द सेंस जरूर बना लेता, और हम समझ भी जाते हैं कि हमें प्रॉपर डेवलपमेंट करनी है जनाब, मुनासिब हमें बैलेंस के साथ ऊपर बढ़ना है, अपने जज्बात के अंदर मुनासिब डेवलपमेंट करनी है, प्रॉपर डेवलपमेंट के साथ, बैलेंस के साथ अपने इमोशंस को लेके जाना है, उभारना है। और फिर हमें डिपेंड किस पर है, हैबिचुअल डायरेक्ट, हमारे हैबिचुअल के हिसाब से, हमारे अपने जिस इलाके से हम ताल्लुक रखते हैं